अगली बार जब आप सड़क पर किसी भिखारी को भीख मांगते हुए देखें, जरा ध्यान दीजिए। आंध्र प्रदेश में बच्चों को यह बैगिंग गैंग लगभग 300 रुपए पर डे रेंट पर लेते थे और 8-8 महीने के बच्चों को स्लीपिंग पिल्स दी जाती थी इन्हें सेडेड रखने के लिए, ताकि वह पूरे दिन शांत रहें। चेन्नई में एक बैगिंग रैकेट पकड़ा गया जहां पर महिलाओं को हिंदू सैफरन कपड़े पहनाकर मंदिरों के सामने भीख मांगने को कहा जाता था और फिर यही महिलाएं कॉस्ट्यूम स्विच करके मस्जिदों के सामने भीख मांगती थी मुस्लिम बुर्खा पहन के। यह एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क है जिसे हम बेगर माफिया कहते हैं। देश में 4 लाख से ज्यादा भिखारी हैं, जिनमें से 21% 12वीं पास हैं। सेंसस में पाया गया कि 3000 से ज्यादा तो ऐसे भिखारी हैं जिनके पास एक डिप्लोमा या डिग्री है। एक भिखारी एक दिन में इतने पैसे कमा लेता है, आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। नमस्कार भाइयों, साल 2022 की बात है। एक डेली लेबरर सुरेश मांझी काम की तलाश में बिहार से कानपुर आया था। यह कानपुर के यशोदा नगर स्लम क्लस्टर में रह रहा था। एक दिन इसकी मुलाकात होती है विजय नाम के एक आदमी से, जो इसे काम दिलाने की बात करता है। इसके लिए यह इसे कानपुर के झकरकट्टी ब्रिज के नीचे आने को कहता है। लेकिन अगले ही दिन जैसे ही सुरेश वहाँ पर पहुँचता है, अचानक से इसके पीछे कोई आता है, इसके मुंह पर काला कपड़ा डालकर इसे किडनैप कर लेता है। इसके बाद सुरेश को इंटॉक्सिकेट किया जाता है जिससे वह बेहोश हो जाए और फिर उसकी आंखों में एक केमिकल इंजेक्ट किया जाता है। इसी के साथ सुरेश की हाथों की सभी उंगलियां भी काट दी जाती हैं और शरीर के कई हिस्सों पर चोट के निशान छोड़ दिए जाते हैं। यह सभी किया गया ताकि सुरेश भीख मांगने के लिए सुटेबल बन जाए। कुछ दिन के बाद सुरेश को इस गैंग के द्वारा बेच दिया जाता है 70,000 में एक महिला को। बाद में उसे राज नाम के एक आदमी ने गोरखधाम एक्सप्रेस से दिल्ली लेकर आया। दिल्ली में पहुंचकर उसे भीख मांगने के लिए एक जगह पर लाकर छोड़ दिया गया। यह लोग सुरेश और उसके जैसे बाकी भिखारियों को सिर्फ 2 रोटियां देते थे दिन की, ताकि वह पतले रहें और लोगों को इनको देखकर दया आए। और हर दिन इसके अलावा इन्हें टॉर्चर किया जाता। शरीर में बार बार कोई न कोई केमिकल इंजेक्ट किया जाता। समय के साथ साथ क्रूरता इस हद तक पहुंच गई कि सुरेश का शरीर अब बर्दाश्त नहीं कर सका। उसे इन्फेक्शन हो गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह पैसों के लिए भीख मांगने भी बाहर नहीं निकल सकता। अब जिस गैंग के लोगों ने उसको खरीदा था वह उसकी रिप्लेसमेंट चाहते थे। सुरेश की खराब हालत को देखकर राज ने सुरेश को विजय के साथ कानपुर वापस भेज दिया, लेकिन कानपुर में भी जबरदस्ती उससे भीख मंगवाने का काम जारी रखा गया। सुरेश को सुबह से लेकर शाम तक बिना ब्रेक के सड़क के मेन चौराहों पर खड़ा रहना पड़ता था भीख मांगने के लिए। जो भी भीख मांगकर वह पैसा कलेक्ट करता, दिन के अंत में उसके किडनैपर सारा पैसा जब्त कर लेते। कुछ महीनों बाद जब सुरेश की हालत और बिगड़ गई तो उसके किडनैपर्स उसे डंप करके चले गए। उसके बाद जैसे तैसे करके सुरेश अपने घर पहुंच पाया और उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसके परिवार के लोग भी उसे पहचान ही ना सके। ये कोई इमेजिनरी कहानी नहीं है दोस्तों। हालांकि इस कहानी को दोहराते वक्त एआई वीडियोज का इस्तेमाल किया गया आपको इस कहानी को दिखाने के लिए, लेकिन यह सच में हुआ है। यहाँ स्क्रीन पर आप सुरेश की असली फोटोज देख सकते हैं। बाद में एक लोकल एमएलए ने इनकी परिवार की मदद करी कंप्लेन कराने में, जिसकी वजह से यह खबर पब्लिक में आ पाई। हाथ ले जाकर उसका हाथ पैर तोड़ा गया। भीख मंगवाने का मामला सामने आया। सुनसान स्थान पर हाथ पैर तोड़ दिए और 12 दिनों तक अपने घर में कैद रखा। बाद में दांत तोड़ दिए गए, आंखों को भी नुकसान पहुंचाया गया। उसके बाद कानपुर में बस स्टैंड के पास बनी बस्ती में एक औरत के पास छोड़कर भाग गया, जहां पर जहरीले इंजेक्शन लगाए गए। लेकिन सुरेश का केस कोई आइसोलेटेड केस नहीं है दोस्तों। यह एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड सोफिस्टिकेटेड क्रिमिनल नेटवर्क है जिसे हम बेगर माफिया का नाम दे सकते हैं। भारत में ऑर्गेनाइज्ड बेगिंग एक 1.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है जिसमें लाखों लोग, खासकर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। जब सड़क पर आप किसी भिखारी को पैसे देते हो तो यह पैसे किसके पास जाते हैं? आखिर एक दिन में भिखारी कितना कमा लेते हैं? कैसे इतने बड़े पैमाने पर यह माफिया काम करते हैं और क्या यहाँ सॉल्यूशन है? आइए समझते हैं इस पूरे मुद्दे को गहराई से आज के इस वीडियो में। दोस्तों, एक भिखारी एक दिन का कितना कमा लेता होगा? अगर आपको कुछ आइडिया है तो जरूर नीचे कमेंट में लिखकर बताओ। यहाँ वीडियो को पॉज कर सकते हो।
रिपोर्ट कहती है 32% लोग रोज के 100 रुपए से भी कम कमा पाते हैं। 33% लोग रोज के 100 से 200 के बीच कमा पाते हैं। 22% लोग ऐसे हैं जो 200 से 400 के बीच कमाते हैं और केवल 1% भिखारी ऐसे हैं जो 400 से ज्यादा कमा पाते हैं एक दिन के। अगर आप यह भी मान लो कि यह लोग हर रोज भीख मांगते हैं तो इनमें से मेजोरिटी लोगों की मंथली कमाई 3000 6000 से ज्यादा नहीं होती। इतनी कम कमाई, और आप सोच कर देखो इनमें से कई सारे लोग तो ऐसे हैं जो किसी न किसी माफिया का शिकार हैं। तो जो पैसा यह कमा रहे हैं वो खुद के लिए भी नहीं रख पाते। दिन खत्म होने के बाद इन्हें अपना सारा पैसा अपने गैंग लीडर को देना होता है। इस पूरे माफिया ऑपरेशन को वैसे समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि इन लोगों को रिक्रूट कैसे किया जाता है। ऑर्गेनाइज्ड बेगिंग रिंग सबसे कमजोर लोगों को अपना टारगेट बनाती है। इनके प्राइम टारगेट्स होते हैं बच्चे। बहुत से बच्चों को किडनैप किया जाता है, उनकी ट्रैफिकिंग करी जाती है और यहाँ तक कि गरीब परिवारों को झूठे वादे करके उनके बच्चों को माफिया को बेच दिया जाता है। इंडिया में हर साल अप्रोक्सीमेटली 60,000 बच्चे गायब होते हैं। इसमें से बड़ी संख्या के बच्चों को जबरदस्ती बेगिंग काम में लगाया जाता है। जो गैंग्स होते हैं वह अपना अलग अलग एरिया बांट लेते हैं और गैंग्स यह भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा किस एरिया में मिलेंगे। मंदिर के पास, मस्जिद के पास, ट्रेन स्टेशन पर, बस स्टेशन पर, जहाँ जहाँ ज्यादा लोगों की भीड़ देखने को मिलती है। इन गैंग्स को यह भी पता होता है कि कौन से एरियाज में कौन से भिखारी भीख मांग रहे हैं और अगर कोई भिखारी इंडिपेंडेंटली भीख मांगना चाहता है बिना इस गैंग का हिस्सा बने तो उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि इन गैंग्स को बहुत सारी चीजें पता है जो एक इंडिपेंडेंट भिखारी को ना पता हो। इधर क्या है, हफ्ते के हफ्ता पैसा दो तो म्युनिसिपालिटी, पुलिस कोई भी आसपास नहीं फटकती। सब इधर हफ्ता देते हैं और छाती ठोक के धरना करते हैं। ये गैंग्स के लीडर आपस में बातचीत करके अलग अलग इवेंट्स और फेस्टिवल की भी प्लानिंग करते हैं। यह भिखारियों को एक शहर में हो रहे अलग अलग रिलीजियस फेस्टिवल और फंक्शन के बारे में टिप देते थे। उन्हें बताया जाता था कि वहाँ वह कैसे पहुँच सकते हैं। जैसे कि कोई शहर में किसी की शादी हो रही है या किसी का कोई और फंक्शन होने वाला है तो यह पूरा गेम एक ऐसे लेवल पर खेला जा रहा है जो एक आम इंसान के लिए इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। ये लगातार अपने टैक्टिक्स को फाइन ट्यून करते रहते हैं। चेन्नई में एक केस देखा गया जहां पर महिलाओं को मंदिरों के सामने हिंदू सैफरन रोब्स पहनकर भेजा जाता था और उन्हीं महिलाओं को बाद में कॉस्ट्यूम स्विच कराकर मुस्लिम बुर्खा पहनाकर मस्जिदों के सामने भीख मांगने के लिए भेजा जाता था। जो भी हिंदू और मुस्लिम मंदिरों में जा रहे हैं उनके खुले दिल का फायदा उठाने के लिए यहाँ पर भिखारियों की अपीयरेंस ही बदल दी जाती है। 2010 की ये खबर है। 13 साल के भीमप्पा नाम के एक बच्चे ने बताया कि एक बार ट्रैफिक सिग्नल पर एक औरत ने कार में उसे एक 8 साल की बच्ची के साथ बारिश में कांपते हुए देखा। बच्चों की ऐसी हालत देखकर उस औरत को दया आई और उसने 100 रुपए दे दिए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, बाकी जो भिखारी और इनके गैंग लीडर्स थे उन्हें पता लग गया कि यह भी एक टेक्निक हो सकती है इमोशनल मैनिपुलेशन की। जानबूझकर वो बच्चों को ठंड के समय बारिश में भीख मांगने के लिए भेजने लगे और इस वजह से एक 2 साल की बच्ची पूजा की डेथ हो गई। बारिश में भीगने के बाद ठंड लगने की वजह से कई बार देखा गया बैगिंग माफिया के पास पॉलिटिकल बैकिंग भी होती है। आंध्रा में जब एनजीओ ने बच्चों को रेस्क्यू करने की कोशिश की तो लोकल पॉलिटिशियन ने बैगिंग माफिया को बचाया। इस खबर को देखिए, 2017 की खबर है। ये एनजीओ बता रहे हैं कि उनके लिए काम करना कितना मुश्किल है क्योंकि पॉलिटिशियन प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। इस सब से पता चल जाना चाहिए कि इस ऑर्गेनाइज्ड बैगिंग माफिया की पहुंच कहां तक है। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार यहाँ पर क्या कर रही है इस सब को रोकने के लिए। आजाद भारत में बैगिंग के खिलाफ पहला कानून बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगरी एक्ट 1959 आया था। इसके अंडर जो भी इंसान भीख मांगता हुआ पकड़ा गया उसे 10 साल तक की सजा सुनाई जा सकती थी। इसके तहत एक चीफ मिनिस्टर भिखारियों को हिरासत में लेकर एक इंस्टीट्यूशन में डालने का आदेश दे सकता है और उसे वहाँ कितने भी समय के लिए रखा जा सकता है। जब इस कानून को लागू किया गया तो कई बेघर लोग बहुत समय तक इन इंस्टीट्यूशन में बंद रहते थे। बहुत लोगों ने इस कानून को क्रिटिसाइज किया। यह एक्ट इसलिए गड़बड़ था क्योंकि बैगिंग गैंग्स और ऑर्गेनाइजर का कुछ नहीं किया जा रहा और सारी सजा यहाँ पर भिखारियों को दी जा रही है। बेचारे भिखारी जो खुद विक्टिम है इन गैंग्स का। इसलिए 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली में इस एक्ट के कुछ सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और बैगिंग को डिमोनेटाइज करने को कहा। कोर्ट का कहना था कि लोग अपनी मर्जी से सड़कों पर भीख नहीं मांगते बल्कि उनके लिए यह सर्वाइव करने का आखिरी रास्ता होता है। सरकार का काम सभी नागरिकों को बेसिक
फैसिलिटी देना है और भिखारियों की मौजूदगी दिखाती है कि वो ऐसा करने में नाकाम रही है। लेकिन सवाल यहाँ यह है कि क्या बैगिंग पर सीधा बैन लगा देना कोई सॉल्यूशन है? जब तक इतनी बेरोजगारी है, जॉब्स की कमी है, डिसेबल्ड लोगों के पास तो और भी कम मौके हैं हमारी इकोनॉमी में इन्वॉल्व रहने के। अगर इन लोगों को भीख भी मांगनी नहीं दी जाए तो क्या एक्सपेक्ट करते हो यह चुपचाप मर जाए? 2011 के सेंसेशन में सामने आया कि देश में 4 लाख से ज्यादा भिखारी थे, जिनमें से 21% 12वीं पास थे और लगभग 3000 भिखारी ऐसे थे जिनके पास प्रोफेशनल डिप्लोमा या डिग्री थी। डिग्री होने के बावजूद भी कोई यहाँ भीख क्यों मांगेगा? क्योंकि इनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है और इसी मजबूरी का फायदा उठाकर यह बेगर माफिया इन्हें और भी बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट करता है। ऑलरेडी मजबूर लोग जो भीख मांग रहे हैं उनको बेगर माफिया की वजह से सिंपैथी भी नहीं मिलती। इससे जाहिर सी बात है आपके अंदर भी फीलिंग आएगी जब आप अगली बार किसी भिखारी को देखेंगे। या तो आप बहुत डिसेंसिटाइज हो जाएंगे, आपको यह लगेगा कि यार इन्हें जाने दें, पक्का माफिया के लोग होंगे, या फिर दूसरी तरफ आप बड़े ही हेल्पलेस फील करेंगे कि मुझे दया तो आ रही है इन बच्चों की हालत देखकर, लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? अगर मैंने पैसे दिए तो यह बेगर माफिया के पास जाएंगे और उनके पास पैसे जाने का मतलब है इन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन और होगा। यहाँ पर सबसे पहली चीज तो मैं यह कहूँगा कि आपको यह याद रखना है दोस्तों कि हर एक भिखारी किसी बेगर माफिया का हिस्सा नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो गरीबी और बेरोजगारी के कारण भीख मांग रहे हैं और किसी भी गैंग से नहीं जुड़े हैं। दूसरा मैं कहूँगा कि आपको सीधा भिखारियों को पैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि आपके लिए यह बताना बहुत मुश्किल है कि कोई भिखारी यहाँ पर इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है या सिर्फ मजबूरी के कारण भीख मांग रहा है या फिर वो किसी बड़े बेगर माफिया का हिस्सा है। इसलिए इन्हें पैसे मत दीजिए, लेकिन आप इनकी मदद कर सकते हैं कई और तरीकों से। अगर आपको इन्हें देखकर लगे कि ये भूखे हैं तो डायरेक्टली आप इन्हें खाना दे सकते हैं। इसके अलावा आप इन्हें कपड़े या दवाइयाँ जैसी चीजें दे सकते हैं जो डायरेक्टली इनके यूज के लिए होगी। और अगर आपके पास और समय है तो आप गाड़ी से बाहर निकलकर इनके साथ डिटेल में बात कर सकते हैं, इनकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं और फिर आपको लगे तो आप इन्हें कुछ काम दे सकते हैं। और पैसे आपको देने ही हैं तो उन एनजीओ को दीजिए जो यहाँ पर काम कर रहे हैं भिखारियों को रिहेबिलिटेट करने का और इनके स्किल डेवलपमेंट का, और इसके अलावा बच्चों की एजुकेशन को सपोर्ट करने वाले प्रोग्राम्स की भी आप मदद कर सकते हैं। अगली बार अगर आपको बच्चे भीख मांगते हुए दिखते हैं, अगर आपको यह दिखता है कि कई सारे बच्चों को एक जैसी चोट लगी हुई है, कोई नशे में दिख रहा है या कोई व्यक्ति भिखारियों से पैसे इकट्ठा करते हुए दिख रहा है, ऐसे केस में आप इनकी जानकारी पुलिस को दे सकते हैं। फाइनली याद रखिए, भिखारियों से हमेशा सम्मान से पेश आए। अगर आपको उनसे बात करनी है, आंखों में देखकर बात करें। ठीक लगे तो उनका नाम पूछिए, उन्हें जज करने से बचें। याद रखिए, ज्यादातर भिखारी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एक्सप्लॉयटेशन या गरीबी का शिकार है। एक लार्जर स्केल पर यह प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो सकती है जब सरकार यहाँ पर एक्शन ले। बैगिंग को डिक्रिमिनलाइज करना होगा, वेलफेयर स्कीम्स का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। स्कीम्स का असर देखने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद से अच्छी मॉनिटरिंग करनी होगी और लोगों की रिहेबिलिटेशन इस तरीके से करनी होगी कि समाज में उनकी हिस्सेदारी बढ़े। वीडियो बहुत लंबा था दोस्तों, मैंने बहुत सारी चीजें कम समय पर एक्सप्लेन करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन तब भी इतना टाइम लग गया। वैसे वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप अभी तक मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।